हैदराबाद निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इन रुझान अभी तक जो सामने है उसको लेकर के बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया है। संबित पात्रा ने एक फोटो शेयर की है जिसमें भाग्य नगर लिखा है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में हैदराबाद का नाम बदलने का मुद्दा काफी उछला था। सीएम योगी और ओवैसी के बीच जुबानी जंग छिड़ी थी। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया था कि हैदराबाद का नाम बदलने में उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। और अब संबित पात्रा की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें एक तस्वीर के साथ भाग्य नगर लिखा हुआ है। भाग्य नगर ही हैदराबाद का नाम बदल करके किया जाना है। ये इसको लेकर के काफी सियासत भी होती रही और अब संबित पात्रा ने एक ट्वीट करके ये कहने की कोशिश की है कि जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि हैदराबाद अब भाग्य नगर के तौर पर पहचाना जाएगा। मतलब ये कि मेयर जो है वो बीजेपी का बनने वाला है और रुझान जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और उनके हिसाब से संबित पात्रा ये दावा कर रहे हैं। एमआईएम के नेता, माफ कीजिएगा, टीआरएस नेता खलीकुर रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खलीकुर रहमान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जो टैली इस वक्त हमारे सामने है उसमें 34 सीटों पर आप लीड कर रहे हैं। सत्ता आपके पास है सूबे की, जीएचएमसी आपके कब्जे में है। कहां चूक हो रही है? सीटें सिर्फ 34 तक क्यों पहुंच पा रही हैं? देखिए, कहीं भी चूक नहीं हुई है। ये जो है अभी बैलेट, जो पोस्टल बैलेट है उसकी अभी काउंटिंग अभी चल रही है। तो पोस्टल बैलेट के काउंटिंग के ऊपर समझिए ये पूरा ओपिनियन फॉर्म कर लेना और अंदाजा लगा लेना कि बीजेपी आगे चल रही है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अर्ली, वेरी वेरी अर्ली ट्रेंड्स है। लेकिन आपके बीजेपी के साथ ही संबित पात्रा ट्वीट करके अब भाग्य नगर लिख रहे हैं। क्या हैदराबाद का नाम बदलने का वक्त आ गया करीब? क्या हैदराबाद का नाम कोई नहीं बदल सकता और ना हैदराबाद का नाम बदलेगा, क्योंकि हैदराबाद वालों ने हैदराबाद के लिए वोट दिया है। और ये जो बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी ने सारा इलेक्शन इसी पे समझिए चलाया है। तो इसके ये ट्वीट मेरे जो दोस्त संबित पात्रा जी ने दिया है, उनको पूरा इख्तियार है, पूरी अथॉरिटी है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। हैदराबाद, क्या हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने का वक्त आ गया है? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हैदराबाद निकाय चुनाव में काउंटिंग से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को भारी बढ़त मिलती दिख रही है और इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट करके भाग्य नगर लिखा है। 150 में से सिर्फ 9 सीटों का रुझान आना बाकी है। 141 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं उसमें अकेले 88 सीटों पर बीजेपी आगे है। यानी रुझानों में बीजेपी नंबर 1 पर की पार्टी बन गई है। इन रुझानों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी की पार्टी अभी तीसरे नंबर पर चल रही है। हैदराबाद से सबसे चौंकाने वाली खबर है, ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में बीजेपी 43 में से 22 सीटों पर लीड कर रही है, आगे चल रही है। ये बड़ी खबर है। हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है और वहां की 43 सीटों में से करीब 22 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी लीड कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ओवैसी का गढ़ जो है वहां भी सेंध मारी बीजेपी ने की। हमारे साथ एक खास मेहमान है खलीकुर रहमान और इसके अलावा टी राघवन भी हमारे साथ हैं। मैं खलीकुर रहमान के पास जाऊं उससे पहले जरा एक बार टी राघवन से समझ लेते हैं। राघवन, हैदराबाद की जो सीटें हैं 43 सीटें, उसमें से बीजेपी 22 पर लीड कर रही है। ये वाकई कुछ चमत्कारिक नतीजे हैं या वाकई जो प्रचार हुआ, जो एक हाई प्रोफाइल प्रचार हुआ, ये उसका असर ही है? जी देखिए हुसैन, उसके लिए तो पूरे नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ा सरप्राइज है ये कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान था कि पोस्टल बैलेट में भी कम से कम ओल्ड सिटी में तो एमआईएम आगे रहेगी, लेकिन फिलहाल ये पता चल रहा है कि 22 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आ गया और 17 सीटों पर फिलहाल एमआईएम आगे चल रही है। लेकिन अब बैलेट बॉक्सेस खुल गए हैं, मतपत्रों की गिनती का काम शुरू हो गया और फर्स्ट राउंड में कह सकते हैं कि टीआरएस के लिए एक अच्छी खबर आई है। कम से कम 5 डिविजन्स में पहले राउंड में टीआरएस ने थोड़ी सी लीड ले ली है। अब नंबर शायद हमको बदलते हुए दिखे, लेकिन हम रहमान साहब एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। आपके नेता ने यह कह दिया था कि हैदराबाद गली का चुनाव है, कहीं आपको हैदराबाद को इंसल्ट करना भारी तो नहीं पड़ गया रहमान साहब? आपने हैदराबाद को गली बता दिया, लोग अब आपको यहां से दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक हैदराबाद का ताल्लुक है, आप सबसे पहले मैं समझता हूं कि ये आप जो कह रहे हैं कि हैदराबाद को इंसल्ट, हैदराबाद की जो है टीआरएस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने समझे हैदराबाद को एक ग्लोबल मैप पे यानी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है।
और ये जो इलेक्शन है, म्युनिसिपल इलेक्शन, वैसे हमेशा हर जगह कहा जाता है, ये जो इलेक्शन होता है लोकल इश्यूज का इलेक्शन होता है। ये जो इलेक्शन होता है ये आपके सड़क का इलेक्शन होता है, बिजली का इलेक्शन होता है, नल और पानी का इलेक्शन होता है, नालियों का इलेक्शन होता है। अब ये इलेक्शन को बीजेपी ने समझिए बिल्कुल एक, तो सर लोकल इश्यूज पे भी आप पीछे रह गए। लोकल इश्यूज पे तो आप लोग यहाँ पे हमको कैमरे पे कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं केसीआर, वो तो बाढ़ में बाहर ही निकले, वो तो फार्म हाउस में बैठे हुए थे। 10,000 रुपए देने की बात कही थी, वो सिर्फ उन लोगों को मिला जो टीआरएस के कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उनके परिवारों को मिला। आम लोगों को तो यहाँ पर पैसा नहीं मिला। यही तो गुस्सा है ना जो लोगों का दिख रहा है यहाँ पर। किसने कहा है? देखिए जो अभी जो तूफान जो आया था, तूफान में ये सिर्फ हमारी जो सरकार थी जो वो जनता के साथ खड़े रही। 6.5 लाख लोगों को समझिए 10-10 हजार रुपये तुरंत। आप मुझे एक ऐसा इंसिडेंट बताइए रहमान साहब जिसमें हमने केसीआर साहब को बाहर निकलते हुए देखा हो। हमने केटीआर साहब आए, वो भी 5 दिन के बाद आए। आप ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपए आपकी सरकार ने दिए वो सिर्फ टीआरएस के लोगों को मिला, यहाँ के आम लोगों को कुछ नहीं मिला। ऐसी कई महिलाएं हमें कैमरे पर रोती भी नजर आई रहमान साहब, जो ये कह रही थी कि हमें पैसा ही नहीं दिया गया। तो आपको नहीं लगता ये लोगों का गुस्सा है जो आपकी पार्टी के खिलाफ नजर आ रहा है? अपोजिशन का काम होता है इल्जाम लगाना। अपोजिशन मैं समझता हूं कि इन हालात में कम से कम समझिए वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहिए। मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं। मेरे कैमरे पर लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोग, महिलाएं रो रही है। असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर हमने लोगों को कन्फ्रंट करते हुए देखा कि आपने हमें पैसे नहीं पहुंचाए, पैसे सिर्फ उन लोगों को पहुंच रहे जो टीआरएस के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आप में कमी रही ना इस बात को लेकर। हमारे जितने मिनिस्टर्स थे, हमारे पूरे के पूरे मिनिस्टर समझिए आप पानी में उतरे हुए थे। और आपने देखा होगा, वो विजुअल्स मेरे पास मौजूद है, वो वीडियोस मेरे पास मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेजता हूँ, आपको जाके YouTube पे देख सकते हैं हर जगह। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इल्जाम लगाना कि एक विजुअल हमने भी देखा जब आपके मंत्री जो है वो बोट पर जो है पूरा वहाँ पर सैर कर रहे थे और वहाँ की महिलाओं ने 4th फ्लोर से गालियां दी थी उनको कि यहाँ पर आप पर्यटन करने आए, आप हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। और मंत्री का बहुत लापरवाह जवाब था। मंत्री ने ये कहा था कि आपने लेक पर घर क्यों बना लिए, जबकि अप्रूवल आपकी सरकार ने उनको दिया। तो लोगों का गुस्सा तो सर ड्यूरिंग कैंपेन, उससे पहले बाढ़ के दौरान भी टीआरएस के खिलाफ तो साफ साफ नजर आया ना सर। नहीं, यहाँ पे देखिए टीआरएस सरकार थी जिसने इन हालात में आवाम तक पहुंची, जनता तक पहुंची, और जनता को जो और अब ये देखिए, ये जो तूफान आया था ये कोई मामूली तूफान नहीं था। 100 साल के बाद हैदराबाद में इस तरीका का तूफान आया। और सिर्फ हैदराबाद में नहीं, अगर आप देखते हैं तो तूफान चेन्नई में भी आता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 100 साल में एक बार ऐसा सैलाब आया, लेकिन एक बार भी हमने केसीआर साहब को तो बाहर निकलते हुए देखा नहीं था ना सर। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको कम से कम एक बार लोगों के बीच में आना था? आप खुद कह रहे हैं कि 100 साल में ऐसा सैलाब हमने नहीं देखा। इतनी बड़ी बाढ़ में भी अगर आपके मुखिया फार्म हाउस में बैठे रहेंगे तो लोगों का गुस्सा तो दिखेगा ना सर। हमारी पूरी सरकार जनता की सेवा में लगी हुई थी, हमारी पूरी कैबिनेट जनता की सेवा में लगी हुई थी। सवाल आप पूछ रहे हैं, हमारे पार्टी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो जनता की सेवा में थे। आपके पास उसके जवाब नहीं है। यहाँ पहले ही वो टैली के नंबरों से असहज थे आपके सवालों ने। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, इसको राजनीति नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे तो समझिए जो काम हमारी सरकार ने किया है, और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अपोजिशन का भी ये काम बनता है कि जब कभी भी इस तरीके के हालात पैदा हो, चाहे वो हैदराबाद हो या हिंदुस्तान का कोई भी शहर हो, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। यहाँ पे सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसको जब 10-10 हजार जा रहे थे तो फिर यही अपोजिशन थी, उसने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिख के उसने ये रुकवा दिया कि भाई एक कोड ऑफ कंडक्ट है, अब यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। तो आप बताइए कि क्या ये अपोजिशन एक जिम्मेदारी का रोल यहाँ पे अदा कर रही थी? आप जो बात कर रहे हैं ये तो साबित हो गया ना सर, ये तो साबित हो गया ना कि बीजेपी का वो लेटर था ही नहीं। बीजेपी ने खुद ये प्रूव कर दिया कि वो फेक लेटर था। आपने फेक लेटर सर्कुलेट किया था उस वक्त। जी आप कहिएगा फिर से, आपकी आवाज चलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस इलेक्शन कमीशन के लेटर की बात कर रहे हैं वो तो साबित हो गया बाद में कि वो एक फेक लेटर था जो सर्कुलेट किया गया था। नहीं, देखिए एक चीज है, अपोजिशन लीडर्स ने लिखा था, उसके बाद फिर अब ये जो है कल से फिर से शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे अपोजिशन को सरकार के साथ इस मौके पे आना चाहिए। और जब हमारी सरकार ने, जब केंद्र सरकार को हमने लिखा
कि भाई यहाँ पे इतने तूफान आया है, इतना सैलाब आया है, इतनी बाढ़ आई है और इसके लिए तुरंत हमें 1350 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। उसके बाद जब जीएचएमसी के इलेक्शन आए तो आपने देखा कि केंद्र सरकार के मंत्री वहां से आए, फिर यूपी के मुख्यमंत्री जी आए, सब खाली हाथ यहाँ पे आए, और जब आए तो उन्होंने ना समझिए जनता के लिए कुछ लेके आया, ना केंद्र सरकार ने कुछ जनता के लिए भेजा। जब क्या भाई आप ये तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, तेलंगाना सरकार के साथ, तेलंगाना आवाम के सर साथ, एक मिनट अमित शाह साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने 520 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन उसका जवाब तो आपने नहीं दिया। समझिए वहां पे समझिए आप 4 दिन के अंदर वहां पे आप अपनी इमदाद पहुंचा देते हैं, वहां पे आप अपना फंड ट्रांसफर कर देते हैं। जब महाराष्ट्र में होती है, जब गुजरात में होती है, जब तेलंगाना में है, और जब आपने देखा है कि 100 साल के बाद इस तरीके के हालात यहाँ पे देखे गए, उस वक्त कौन सी सरकार थी जो आवाम के साथ, जनता के साथ सरकार थी? हम खलीफुर रहमान साहब जो पीआरएस से आते हैं उनकी सियासी मजबूरी को समझ सकते हैं। पहले ही वो टैली के नंबरों से थोड़ा असहज थे, आपके चुपते हुए सवालों ने उनको थोड़ा और परेशान कर दिया है। अब मैं ज़रा देवेंद्र पराशर के पास जाना चाहूँगा, उसके बाद आपके पास लौट के आता हूँ। देवेंद्र, जो रुझान इस वक्त हमें टैली में नज़र आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है और बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन उस वक्त बहुत हैरानी हुई थी सबको, हम सबको, जब हमने हैदराबाद की सड़कों पर अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेताओं को देखा था। क्या थी, जरा वो स्ट्रेटेजी समझाइए, उस रणनीति को समझाइए कि एक निकाय चुनाव के लिए इतने बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया गया था। क्या यही वजह है कि ये नंबर बदल गए हैं या कुछ और भी था इसके पीछे? हुसैन, 2015 के बाद अगर अमित शाह की रणनीति को आप देखें तो 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद 2015 में ही उन्होंने ये रणनीति बना ली थी कि बीजेपी को अब उन इलाकों में फोकस करना है जहां पार्टी ट्रेडिशनली अच्छा नहीं है और जहां अच्छा कर सकती है। उनमें कुछ स्टेट का चयन किया गया था, उसमें केरल था, तेलंगाना था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, त्रिपुरा, ये सारे राज्य थे। तो पहली बात तो वो थे तमिलनाडु। तो इन सारी चीज़ों को तय करने के बाद अमित शाह ने फिर वहाँ पर ग्राउंड वर्क कराना शुरू किया था और धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ती गई। आपने देखा कि चाहे उड़ीसा का मामला हो, बंगाल का मामला हो, त्रिपुरा का मामला हो, इन सारी जगहों पे जो शुरुआत होती है, जिसे गेटवे के तौर पे वो लोग शुरुआत करते हैं बीजेपी वाले, वो लोकल बॉडीज़ में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद के मामले में भी वही चीज़ रही। हैदराबाद का चुनाव, जीएचएमसी का चुनाव, बीजेपी सिर्फ एक लोकल बॉडी का चुनाव नहीं देख रही थी, बल्कि बीजेपी से देख रही थी अगले विधानसभा चुनाव के एक गेटवे के लिए। इन चुनावों में अच्छा करने के साथ ही बीजेपी को यह बखूबी मालूम था कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बन जाएगा, और उस लिहाज से जिन स्टार प्रचारकों को उतारा गया, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, खुद अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, देवेंद्र फडणवीस हो, इन सारे लोगों को इसलिए उतारा गया था कि इस लोकल बॉडी चुनाव में अच्छा करके अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी वहां पे माहौल बना दे। और निश्चित तौर पे आज के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी वो रणनीति किस कदर कारगर रही। और संसाधन झोंकने के मामले में आप देखें तो भूपेंद्र यादव जो कि बिहार के प्रभारी थे, जैसे ही बिहार चुनाव खत्म हुआ सीधे सीधे उनको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। तो उससे ही अंदाजा लग गया था कि पार्टी कितनी शिद्दत से पूरे कैंपेन को चलाने वाली है, और दिखा भी कि किस प्रकार से सारे बड़े नेताओं को वहाँ पे उतारा गया और उन सारे मसलों को छुआ गया। एक तरफ डेवलपमेंट का मसला था, दूसरी तरफ पोलराइजेशन का मसला। जितने बड़े बड़े नेता वहाँ पे जा रहे थे, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं जो कि भाग्यनगर की बात कर रहे थे, खुद अमित शाह की बात कर रहे हैं, तो जिस मंदिर से उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, चार मीनार से ठीक सटा हुआ मंदिर है भाग्य लक्ष्मी मंदिर, और वहाँ से शुरुआत की थी। तो जाहिर तौर पर ओवैसी के गढ़ में जाकर अगर वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ से अमित शाह का सीधा ये मैसेज था कि जिस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का वो लोग आरोप लगाते हैं उसके खिलाफ एक पोलराइजेशन करना है, वहाँ पे एक मैसेज देना है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ गए जिन्होंने ये कहा कि हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर कर दिया जाएगा। तेजस्वी सूर्या गए जो कि बीजेपी के यूथ आइकॉन हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जाके कितनी आक्रामक बयानबाजी की थी। तो ये सारी चीज़ें इस स्ट्रेटजी के तहत की गई ताकि अगले विधानसभा चुनाव में इस लोकल बॉडी चुनाव के माहौल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जा सके। देवेंद्र, अगले विधानसभा चुनाव में ही या फिर इसका असर, क्योंकि अब सारी चीज़ें ग्लोबल हैं, कहीं भी कोई चीज़ घटती है तो उसका असर आसपास के इलाकों में और तमाम जगहों तक पहुंचता है, तो क्या यही फॉर्मूला हम बंगाल में भी देख सकते हैं? क्योंकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी का कद जानबूझ करके बढ़ाया गया है तब, और यहाँ का जो लोकल बॉडी का जो चुनाव था उसको इतना बड़ा किया गया और ओवैसी का कद भी इससे बड़ा किया गया है, जिसको बंगाल में फिर से आजमाया जाएगा।
देखिए, बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ पर बीजेपी माहौल के मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे को आप देखें तो 18 सीटें जीतना बंगाल में वो ये बता रहा है कि बीजेपी किस कदर वहाँ से एक आक्रामक पॉलिटिक्स कर रही है। और निश्चित तौर पे ओवैसी का वहाँ जाना, ओवैसी के साथ बीजेपी की ज़बरदस्त लड़ाई, वो चाहे बिहार का मामला हो, जहाँ हमने देखा कि सीमांचल में किस प्रकार से बीजेपी को फायदा हुआ ओवैसी के होने से, उसी प्रकार से बंगाल में ओवैसी ने जो कार्ड खेला है उसमें बीजेपी को आइदर वे फायदा है। ओवैसी के साथ अगर ममता बनर्जी का गठबंधन होता है, जो कि ओवैसी ने ऑफर किया है, ताकि ये मैसेज ना दिया जा सके कि ओवैसी वहाँ पे वोट बांटने के लिए गए हैं या वोटों में बिखराव के लिए गए हुए हैं। तो अगर टीएमसी और ओवैसी में गठबंधन होता है तो ये बीजेपी के लिए एक मनमाफिक मुराद पूरी हो जाएगी। जो बीजेपी आरोप लगाती है ममता बनर्जी पे मुस्लिम अपीजमेंट का, उसमें बहुत ज़्यादा बल मिल जाएगा। अगर वैसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर ओवैसी एक मजबूत प्लेयर के तौर पर वहाँ पर लड़ेंगे, तो वहाँ पर फिर वोटों का बिखराव होगा, उसमें भी बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि बंगाल में कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी 35 से 40% तक है। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे कनेक्टेड तो रहती है, लेकिन बंगाल चुनाव में भी देखना होगा कि हैदराबाद का ओवैसी फैक्टर कितना काम कर रहा है। बीजेपी उस पर निश्चित तौर पर बैंक करती है। लेकिन और जानकारी कहते हैं कि ये अच्छी राजनीतिक लड़ाई है जिसका एक अच्छा राजनीतिक फायदा भी मिल रहा है, जो ओवैसी के साथ बीजेपी की जो लड़ाई है। बहरहाल जो टैली है वो इस वक्त एक बार फिर से बदली है। 150 में से 141 वोट के रुझान इस वक्त हमारे सामने। टीआरएस ने 42 सीटों पर लीड हासिल कर ली है, बीजेपी 80 पर बढ़त बनाए हुए, एमआईएम 17 सीटों पर लीड कर रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। खलीकुर रहमान साहब, थोड़ी सी आपके लिए राहत की खबर है, अब आप 42 सीटों पर लीड कर रहे हैं, यानी आप जो बात कह रहे थे कि बैलेट पेपर की गिनती जब शुरू होगी तो थोड़ी राहत की खबरें आएंगी। अब आप 42 पर लीड कर रहे हैं, तो ये कौन कौन से इलाके हो सकते हैं जहां पर आप इस वक्त बढ़त बना रहे हैं? अगर आपके पास कुछ खबर आ रही हो ग्राउंड से तो बताइए। ये जहां जहां हमने लड़ा है वहां हर जगह हमको बढ़त मिल रही है, समझिए। जब अभी आप देखिए, क्योंकि जैसे अभी जब पोस्टल बैलेट खत्म हुआ और जब असल डिब्बे खुले हैं, खुलने के बाद ये पहले जो ट्रेंड आपके सामने आ रहे हैं जिसमें टीआरएस बढ़त लेते जा रही है। तो ये तमाम जो वार्ड्स है जहां जहां हमारी सरकार ने लड़ा है, अभी देखिए, अभी तो 42 पे है और 1 घंटा जाने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि हम 70-75, उसके बाद जाने दिए हम 90 तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है। और अभी एक चीज मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि अभी मेरे काबिल दोस्त भूपेंद्र जी ने अभी कहा कि भाई बीजेपी जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स यहाँ पे हैदराबाद में उन्होंने लेके आई है और पोलराइज यहाँ पे करना चाह रहे थे। इस वजह से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जब हैदराबाद आए तो उन्होंने अपने जो चुनाव की जो कैंपेन की जो शुरुआत की वो चारमीनार के दामन में से की। चारमीनार जो है एक हैदराबाद में गंगा जमुनी तहजीब का एक केंद्र है, एक मरकज है सारी दुनिया में। और जब चारमीनार कोई आता है तो वहां से एक बहुत बड़ा मैसेज गंगा जमुनी तहजीब का देता है। मगर आप यहाँ पे आके ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम चारमीनार हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रख देंगे और हैदराबाद में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैं समझता हूँ इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स है तो बीजेपी यह समझ रही थी कि भाई इससे बीजेपी को यहाँ पे कुछ फायदा मिलेगा। मगर हैदराबाद की जो जनता है, हैदराबाद की जनता आप देखिए अभी इंतजार करते हैं। और आप जो दावा कर रहे हैं, जिस यकीन की बात कर रहे हैं, उसको हम जरा राघवन से चेक कर लेते हैं। राघवन, जो अभी थोड़ी सी बढ़त टैली में नजर आ रही है, रहमान साहब कह रहे हैं कि अभी ये चीज आपको एक अगले घंटे में इससे जस्ट डबल से ज्यादा होती नजर आएगी। आपको लग रहा है कुछ इस तरह की तस्वीर होगी? जी देखिए हुसैन, जो मतपत्रों का रुझान है, शायद रहमान साहब की बात सच भी हो, लेकिन हमें उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि 10 जो सीट हैं जिस पर मतपत्रों का पहला राउंड चल रहा है, उसमें 8 सीटों पर टीआरएस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एमआईएम के पास 1 सीट है और बीजेपी के पास 1 सीट है। लेकिन रहमान साहब, एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपने इस इलेक्शंस को पहले ही कॉल फॉर कर लिया था, कि आपको लग रहा था कि जो लोगों में गुस्सा है सैलाब के बाद वो ज्यादा उबाल पर नहीं पहुंचे, बाकी पार्टियों को तैयारी करने का मौका नहीं मिले, इसीलिए इसको आपने 3 महीना पहले ही बुला लिया और इसका फायदा अब शायद आपको होता हुआ दिख भी रहा है? नहीं, ये देखिए, जब ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जो इलेक्शन जो हो रहे हैं, समझिए बिल्कुल सबको ही पता था और हर पार्टी तैयारी कर रही थी इस इलेक्शन के लिए, इस चुनाव के लिए। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई जल्दबाजी में चुनाव को बुलाया गया, ऐसा कोई नहीं है, समझिए बिल्कुल। ये हर पार्टी को पता था, हर पार्टी 6 महीने पहले से ही समझिए इस चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो हमारी जितने भी अपोजिशन पार्टीज है, समझिए।
जी, तो ऐसा बिल्कुल ये मानना गलत है कि भाई टीआरएस पार्टी ने इलेक्शन को एकदम अचानक से समझिए अनाउंसमेंट कर दिया, उसका ऐसा कुछ नहीं है। सब पार्टीज को पता था यहाँ पे, और आप भी जानते हैं, आप तो मीडिया में है, आपको तो पता है ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे क्या है। तो मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा बेहतर ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और एक बार फिर से टैली में चेंज हुआ है। अब देखिए, जिस तरह से आपने पूछा था रहमान साहब से भी हम आपको बता दें कि जो चेवेला और मेदक है, जहां पर टीआरएस के एमपीस है, वहां पर अभी सबसे ज्यादा लीड में जब बैलेट बॉक्सेस खुले हैं, मतपत्रों की गिनती हो रही है, तो वहां पर टीआरएस काफी लीड लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा कि जब जो मलकाजगिरी है, सिकंदराबाद है, यहाँ के जो लोकसभा के मतपत्र खुलेंगे, तो वहां पर बीजेपी की जो टैली है वो जिस तरह से पोस्टल बैलेट में रहती है वो आगे बढ़ती है कि नहीं। लोकसभा में भी अब यहाँ पर अगर हम लोकसभा जहाँ पर हम खड़े हैं चार मीनार के पास, हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत, यहां पर भी अब मतपत्र खुल गए हैं। पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई। जैसा हमने आपको बताया, करीब 70 से 90 वार्ड ऐसे हैं जहां पर मत जो है बहुत कम पड़े हैं, पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। तो ऐसा चलिए, और उसकी वजह से टैली में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। राघवन, एक छोटा सा ब्रेक पे जाऊं, उससे पहले जरा टैली के बारे में दर्शकों को बता दूं। इस वक्त 46 पर लीड कर रही है टीआरएस। बीजेपी का आंकड़ा थोड़ा कम हो गया, 73 पर बीजेपी अब इस वक्त बढ़त बनाए हुए, और एमआईएम का आंकड़ा 12 से बढ़कर अब 20 पर पहुंच गया है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। 150 वार्ड के 141 सीटों के ये रुझान इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है।